अच्छा, तो what pushed you after your A levels to try your hand in teaching rather than मतलब आप डिग्री करने के लिए कोई यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते और मतलब वही टिपिकल पाथ ले लेते? वो आपने उस वक्त क्या है कि बस ऐसे ही थोड़ा टाइम था, आपने कहा चलो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लूँ, ये उस अभी आप आगे ना जाना कि मैंने उसको उसको परमानेंटली चूज कर लिया, मैं शुरू की वो जो थॉट थी ना वो क्यों किया? शुरू की थॉट वाज एन एक्सीडेंट ये था कि शुगल की बात नहीं, शुगल की बात नहीं है। जब आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे आ जाते हैं ना, जब ग्रेड्स बहुत अच्छे आ जाते हैं आपके, तो आप हो जाते हैं एरोगेंट। द राइट वर्ड इज ह्यूब्रिस, ठीक है। तो मुझे था कि यार I just applied to RE Medical College and I applied to Aga Khan, and I was very positive with 6 A stars in O levels and straight A stars in A levels. 60 का भी अच्छा स्कोर है। मैंने कहा मेरा तो मतलब मैंने कहा मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। मैं ये बात लोगों को, मैं अपने दोस्तों से कह रहा था, मेरा नहीं होगा तो क्या तुम्हारा होगा। वहीं से शुरू करते हैं कि आप व्हाट मेड यू टू स्टार्ट टीचिंग एज अ टीनेजर आफ्टर योर ए लेवल्स? वो आप बता रहे थे कि आप रेस कोर्स में वर्क कर रहे थे, तो आपको वॉक नहीं, डायबिटीज के पेशेंट थोड़ी ना। रनिंग करते थे फुटबॉल के लिए ना। तो वो साथ एक तुम लोगों का अपने क्लास में होता है या कौन था, मोहसिन खान, तुम लोगों की क्लास में था या नहीं था। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की, उसने कहा कि यार एग्जाम्स आ रहे हैं तो हेल्प मी आउट विद बायोलॉजी ना। तो उसने मुझे 2-3 चैप्टर्स हाईलाइट किए थे। यूज्ड टू लिव नियर बाय। तो मैंने उसको कहा चलो ठीक है, मैंने उसको पढ़ाया। तो उसने मुझे कहा आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, व्हाई डोंट यू स्टार्ट टीचिंग। तो मैंने कहा यार 1 साल की बात है, कुछ कर ही लेते हैं। तो मैंने आगे पीछे बातचीत की, तो मुझे सरनान ने कहा कि चलो तुम्हें अगर जगह चाहिए तो मेरे पास कर लो। तो वो 1 साल में जब काम स्टार्ट किया, तो वहां से फिर जो था चीज स्टार्ट हुई। अब वो स्टार्ट की तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी जो स्ट्रेंथ में इंक्रीज था वो आता गया, फीडबैक अच्छा आया। तो मैंने कहा यार चलो दिस इज गुड, इफ आई कैन सस्टेन माई सेल्फ तो और क्या चाहिए। बेहतर है बंदा घर में सारा दिन बैठे घर वालों की बातें भी सुने, तो उससे बेहतर है बंदा कुछ कुछ कर ले। एटलीस्ट उनको नजर आएगा कि यार बच्चा मेहनत कर रहा है। हाँ, अच्छा। तो फिर व्हाट मेड यू टू stick to this decision and carry it forward into a full-fledged business? क्वेश्चन बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझसे ये पूछा कि why did you leave medicine for this, या why not become a doctor and then pursue that. मेडिसिन वाले पार्ट पे आते हैं ना कि आपका एडमिशन हुआ, फिर वो क्या मैं वही बात था, वो यार ये सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है मुझसे। मैं समझता हूँ कि आपकी नीड बेस्ड एफर्ट होती है। आप जब फील करते हो ना ये कि यार मेरी नीड इस चीज में है, ठीक है, और मैं मुझसे अच्छा जस्टिस और कोई भी नहीं कर सकता सब्जेक्ट को, फील्ड को, ऑक्यूपेशन को, तो फिर आपको वो करना चाहिए। इन द पास्ट सो मेनी इयर्स मैंने कोई टीचर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में उस हिसाब का नहीं देखा जिसमें मैं अपने आप को, और जिसमें मेरे स्टूडेंट्स के फीडबैक से मैं अपने आप को जहाँ पे मैं रेट करता हूँ। मैंने नहीं देखा कि बाकी लोग उस तरह की एफर्ट कर रहे हो। मैंने नहीं देखा कि बाकी लोग उतने पास पेपर्स कराते हो, बाकी लोग उतना टाइम देते हो, संडे को भी आ रहे हैं, सैटरडे भी लगा रहे हैं, लंबी लंबी क्लासेस कर रहे हैं, रीइटरेट कर रहे हैं अपने मैकेनिज्म को। तो मैं समझता था मेरी नीड इस चीज में ज्यादा, हेंस मैं जो था क्या नाम है उसका, आई स्टिक टू दिस कि यार नहीं, अगर नीड है इसमें, डिमांड है इसमें, तो फिर उसको सप्लाई भी उस तरह मिलनी चाहिए। ये सिंपल ये है। आपको नजर आया कि इसमें मुझे ज्यादा गट फीलिंग आ रही होगी, वो गट फीलिंग आ रही होगी कि यार ये मेरा सही जाएगा। यस गट फीलिंग हमेशा सही नहीं होती, ये भी आपको बताता चलो। हाँ, वो तो रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क, लेकिन वो हर चीज का रिस्क आपको लेना है। ट्रू। अच्छा, लेकिन अभी अभी आप यू मेंशन कि यू यू वर टीचिंग केमिस्ट्री एंड बायो, बट फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर जो आपने टीचिंग अपना करियर स्टार्ट किया, वो यू स्टार्टेड फ्रॉम पाक स्टडी इन इस्लामियात जो आई स्टार्टेड फ्रॉम बायोलॉजी, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट जो मुझे शौक था ना, मतलब जिन सब्जेक्ट्स पे मेरी बहुत अच्छी ग्रिप थी, मतलब इनिशियली तो बायोलॉजी जो है वो एक साइंस है, और मैं समझता हूँ कि जब तक आपके पास कोई एटलीस्ट बैचलर की डिग्री नहीं है ना, तो आप ओ लेवल्स ए लेवल्स के बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। तो मेरी बायोलॉजी में इवन मैंने वो कोर्स पढ़ा हुआ था, लेकिन एक स्टूडेंट में और एक टीचर में बहुत फर्क होता है। स्टूडेंट की नजर से पढ़ना एक सेपरेट चीज है, टीचर की नजर से पढ़ाना एक टोटली डिफरेंट अप्रोच है वो। सो इन द स्टार्ट
Park City history, geography and Islamiyat, these were the subjects that looked like कि यार ये इसमें भी एक तो वैक्यूम बहुत ज्यादा, कोई इतना टीचर था नहीं अच्छा, एक टीचर शहर में, वो अभी भी वो एक ही टीचर है, अभी लिटरली अब उसके बेटे वगैरह पढ़ा रहे हैं, वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइंड्स, लेकिन बस वो एक ही टीचर था। तो मेरा था कि यार इस एरिया में इस चीज को उठाया जाता है बिकॉज मेरा उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड था ज्यादा। सो पार्क सिटी इस्लामियात वाज मोर लाइक अ कमांड, लेकिन फिर मैंने अपने आप को 5-6 बैचेस करने के बाद फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, फिर मैंने सिर्फ आई स्टिक टू बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। अच्छा, वाज इट अ क्लियर थॉट स्ट्रेटेजी कि मैंने ये सब्जेक्ट से एंटर करना मार्केट के अंदर? क्योंकि वो जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनके तो बने हुए हैं ना टीचर मार्केट में, वो उनकी प्रेजेंस है यार। मेरा ना मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, वो ये सीखा है कि आपकी ना एक तो ये कि आपको ना एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप गलतियां करते हैं, आप गलतियां करने से सीखते हैं। हम लोग जितना गलतियां करने को डिस्करेज करते हैं वो गलत चीज़ है। मैंने बहुत गलतियां की हैं। ये सारा कुछ जितनी सारी मैं बातें कर रहा हूँ ये कोई प्री प्लान नहीं था। ये सारा का सारा जैसे मौका आता गया, हालात समझ आते गए, ठोकरें खाते गए, वहां से अपने रास्तों को फिर मोल्ड करते गए, चीजों को चेंज करते गए। सो क्लियर कट स्ट्रैटेजी मतलब कहने को मैं कह सकता हूँ, लेकिन जस्ट टू साउंड स्मार्ट, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। अलोंग द वे में बताता है कि अच्छा अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। हालात को रिस्पॉन्ड किया, सीधी जो बात है। लेकिन अभी अगर प्रेजेंटली अगर मैं देखूं या और भी लोग देखते होंगे तो ये कहते होंगे यार बड़ा अच्छा सोच के मार्केट में एंटर किया कि ये सब्जेक्ट पकड़ता हूँ, इधर मार्केट में सिर्फ एक ही बंदा प्रोवाइडर है फिलहाल, उसकी मोनोपोली, ये पकड़ता हूँ, घुसता हूँ, फिर बाद में देखी जाएगी क्या होता है। तो उस तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छी रही और कामयाब भी रहा। फिर इस तरह देखा जाए तो है ये, लेकिन एक्चुअली मेरे रियलिटी एट 2021 यार वाकई में अभी कोई 19 में 2021 क्या बात करूं, 18-17 पे जाओ, 17-18 बच्चे को कोई समझ नहीं होती। आपको मैं कहता हूँ कि आपका ना आपके बच्चों को ना इस मुल्क में इतना पोटेंशियल है, इन सब को मेजॉरिटी को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ धक्का देना चाहिए, इनको अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका देना चाहिए। मैं कहना चाहिए यार निकले, जाएं, एक्सपेरिमेंट करें, सीखें, काम करें, जाके कुछ ना करें एक यार हमारे वो सोसाइटी में एक होना चाहिए कि यार अगर वो पढ़ते कोई छोटी मोटी कहीं मैकडॉनल्ड्स में नौकरी कर ले, कुछ भी कर ले, कोई एक्सपीरियंस मतलब उसको रियल लाइफ सिचुएशन से डील करना आना चाहिए कि वो किस तरह इंटरेक्शन कोलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ अपना काम निकलवाना, कैसे पैसा कमाना, किस तरह एक उसका हायरार्की क्या होती है, मतलब रिस्पॉन्ड कैसे करना है, चेक क्या होता है, बैंक अकाउंट क्या होता है, टैक्सेस कैसे फाइल करते हैं, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बात करनी है उससे किस तरह बात करनी है, एक क्लर्क से किस तरह बात करनी है, एक स्वीपर से किस तरह बात करनी है, एक गार्ड से बात करनी है, ये सारी एक आपको बिल्ड करता है। लेकिन हमारे वो और वेस्ट में ये चीज इतनी ज्यादा है। आप किसी भी इंसान के, आप जेफ बेजोस के कैरियर के स्टार्ट में चले जाओ तो उसने भी बर्गर्स फ्लिप किए हैं, जैक मा को उठा लो तो उसने भी केएफसी में काम किया है, लोगों ने किए काम। पॉइंट इज के ये काम करने से आपके ये छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस कंपाउंड करके आपकी पर्सनालिटी में, आपके कैरियर में एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज लेकर आता है। क्योंकि कल को इंशाल्लाह जब आप जो भी इंडिविजुअल पढ़ लिख के डिग्री ले लेगा, एक सर्टेन पोजीशन पे आ जाए, कल को उसको पता होगा मेरे जो नीचे काम करे मैंने उससे काम किस तरह निकलवाने और किस तरह बात करूंगा, क्योंकि उसको पता होगा ना मैं भी उस पोजीशन में था एक टाइम पे। तो ये रिलेटेबिलिटी तो आनी चाहिए ना। अभी हम लोग होते हैं भाई शुरू बॉस होने से पहले आपको एम्प्लॉय होना पड़ता है। ये चीज पता है, फिर वही बात है ना, मुड़ के उसी जगह पे आ जाएंगे। बहुत ज्यादा प्रिविलेज और बहुत ज्यादा पैम्पर्ड और बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेने वाली सोसाइटी, एक कौम है हम लोग ये चीजें नहीं उस तरह पिकअप करते हैं। माएँ बच्चों घर से निकलने नहीं देती इसी डर से कि बच्चा खराब हो जाएगा। तो उससे खराब वैसी घर बैठ के उसने हो जाना है खराब, उसने वॉशरूम में छुप के वैसे सिगरेट पी लेना है। लेकिन ये एक बहुत हमारे साथ भी मतलब हमारे मुल्क के साथ भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे कि एक हालात थे कुछ टाइम पहले इस तरह के कि नहीं निकलना, आप सेफ नहीं फील करते थे अपने बच्चों को बाहर निकलना। अब बेहतर हो गया। अब मैं सोचता हूँ कि ये होना चाहिए बच्चों में, हमारे एटलीस्ट हम लोग अपने छोटे बहन भाइयों को या हमारे बच्चों को हम ये करें, उनके अंदर के उनको इनकरेज करें कि छोटी छोटी स्किल सीख लो, कोई वीडियो बनाना, एडिट करना, कोई कलनरी, कोई भी इसकी छोटी छोटी स्किल किसी का सीख लो। सीख उनको मतलब एल्गोरिथम्स मीडिया मैनेजमेंट कर लो, कुछ भी कर लो, मीडिया मैनेजमेंट होनी चाहिए, कैंपेन मैनेजमेंट, एड मैनेजमेंट, इतनी चीजें हैं। मतलब ऐड करेगा आपकी पर्सनालिटी में कि वो अंदाजा उसको 5-10 साल बाद जाके होएगा। ट्रू। अच्छा अब
Was your family accepting of the fact that you were leaving your medical studies and pursuing this as a full-time basis? नहीं, a lot of opposition. I had a lot of opposition. Initially तो मेरे पास opposition ये थी कि मुझे ये काम करना ही नहीं चाहिए. मुझे completely focus करना चाहिए अपनी studies पे और मुझे जो है क्या नाम है इसका earning को बिल्कुल अल्लाह हाफ़िज़ कह देना चाहिए. तो बहुत ज़्यादा opposition थी parents के दोस्तों से, family relatives से. मतलब I don't recall a single person जिसने मुझे जो है ना क्या नाम इसका इस चीज़ में इमोशनली सपोर्ट किया हो कि यार ठीक है बच्चा पैशनेट है और ही और शी इज ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस तो उसको करने दिया जाए. वो चीज़ नहीं थी, वो नहीं देख रहे थे उस तरह. नहीं लेकिन अगर आप देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई और इंडिविजुअल है, वही सेम सिचुएशन है, अभी आप देखते हो, आप भी तो नहीं इसको बोलोगे ना यार ये रिस्क बहुत ज़्यादा है ना, तो आप कहते हो यार व्हाई नॉट प्ले सेफ. उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही था. उनका मैं कह रहा हूँ कि मेन चीज़ आपने देखनी चाहिए कि बच्चा पैशनेट है या नहीं किसी भी काम के लिए. मैं ठीक है, मैं किसी को टीचिंग रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर कोई बंदा पैशनेट और वो अपने ओन पे वो रास्ता कार्व करने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसको कभी भी डिस्करेज नहीं करूंगा. मैं उसको बता दूंगा यार कि व्हाई आई थिंक कि क्या नाम से इसमें मतलब आपको मुश्किलात क्या सामने आती है, मैं उसको एग्जैक्टली बता दूंगा ताकि वो वेल प्रिपेयर्ड हो जाए. ये तो अगर आप मुझसे पूछो ना इसमें अपना वाला रखूंगा नहीं, लेकिन कोई बंदा पैशनेट है, वो कह रहा है यार मैं जोर मार के करूंगा ये काम, फिर तो उसकी मदद करनी चाहिए. मैं सिर्फ ये टीचिंग की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मतलब कि आप ट्रेडिशनल पढ़ाई अपनी हायर एजुकेशन लेने के बजाय कोई एक रिस्क कर लो अपनी कोई भी फील्ड में अगर आप जाना चाह रहे हो तो वो यार मैं तो अपने मैनेज करना चाहिए दोनों चीजें. Education is as important as exposing yourself to the world at large and gaining a skill and trying to monetize on it. लेकिन एजुकेशन भी उतनी ज्यादा जरूरी है. वो लोग कहते हैं डिग्री की वैल्यू नहीं, ये नहीं वो नहीं, गलत है. एजुकेशन जरूरी है. ये बाद में डाउन द लेन आपको रियलाइज होता है, शायद बाद में आपको रियलाइज होता है. ट्रू नहीं, ये बात सच है कि आई वाज आल्सो वन ऑफ योर क्रिटिक्स कि यार ये क्यों कर रहा है इस तरह. मतलब कि अच्छा खासा मेडिकल स्टडीज में लायक बंदा है और एडमिशन हुआ है, स्मूथली जा रहा है, क्यों इतना बड़ा रिस्क लेके ये कर रहा है. मतलब एक होता है हम लोग एक साथ के ही थे ना उस वक्त और आपकी फैमिली भी थी, तो हम कर रहे इतना बड़ा रिस्क क्यों. रिस्क जो होता है ना वो आपकी कैपेसिटी, हम जज करते हैं रिस्क को कैपेसिटी से. रिस्क आपकी कैपेसिटी टू टेक द रिस्क पे नहीं डिपेंड करता. रिस्क डिपेंड करता है ऑन योर कैपेबिलिटी, और कैपेबिलिटी डिसाइड करता है आपका पैशन कि यार आप कितने पैशनेट हो एफर्ट करने के लिए, आप किस हद तक जाने को तैयार हो. मुझे पता था कि यार मैं हर तरह की हद को जाने को तैयार हूँ. एक, टू मेक श्योर कि मेरे बच्चों के सबसे अच्छे ग्रेड्स हैं. 2, टू मेक श्योर कि यार मार्केट के अंदर दूसरे टीचर से अच्छा मैं परफॉर्म करूँ. 3, टू मेक श्योर कि मेरी सर्विस बाकियों से बेहतर हो. मैं इन 3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था. तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों ने मेरे अंदर कैपेबिलिटी क्रिएट की कि मैं वो रिस्क ले सकता था. अगर कोई और किसी और में कैपेबिलिटी है, वो रिस्क लेना चाहता है, 100 बिस्मिल्लाह. ठीक. अच्छा, इस थ्रू आउट फ्रॉम 2010 टिल लेट्स से कि 2018-19 तक क्या क्या मुश्किलें आई ये सारे कुछ इस सारी जर्नी में, और कोई एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं आप कि यहाँ मुझे मुश्किल आई इन टर्म्स ऑफ एक्सपैंडिंग द बिजनेस एंड मेंटल पीस, और फिर पढ़ाई का वो सारा वो वाला फेज आया था कि भाई मैं ये करूँ कि ये ना करूँ. सवाल को थोड़ा सा वो करो ना, उसको रिफ्रेश करो. hurdles did you face during this whole process? ऐसी क्या मुश्किलें आई ये सारा? मुश्किलें एक दो एग्जांपल अगर कोई ताकि रिलेट कर सके ना जो हमारी बात सुने. मैं देता हूँ. पहली बात तो ये है कि मैंने बहुत लेट ये चीज़ रियलाइज़ की कि किसी भी बिजनेस को एक कामयाब बिजनेस बनाने के लिए आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करनी है. अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट उसी बच्चे को पता है जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई, जिसने नहीं पढ़ी हुई उसको नहीं पता. ये चीज़ बाद में एक्सपीरियंस से 5-6 सालों के बाद समझ आई कि यार आपकी जो फिजिकल स्पेस है, जितने बच्चे आपने उसमें बिठा लिए हैं, जितना मर्जी आप अच्छे हैं, जितनी मर्जी एफर्ट कर ली है, अगर आपकी क्लास में 50 बच्चा बैठते तो आपको 50 बच्चे की ही अर्निंग मिलनी है, उससे ज़्यादा की नहीं मिलनी, जितना मर्जी आप टाइम लगा लें. सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल
पहली बात तो थी क्या नाम से कि वो बहुत बड़ी लिमिटेशन। दूसरी चीज इनफॉर्मल सेक्टर था, सीजनल अर्निंग थी। एक टाइम आता था कि अर्निंग बिल्कुल बैठ जाती थी जब लोगों को छुट्टियां होती थी, और फिर टाइम आता था लोग आहिस्ता आहिस्ता अकेडमी की तरफ भागते थे, तो फिर अर्निंग ऊपर जाती, तो अर्निंग में फ्लक्चुएशन बहुत थी। उसकी वजह से जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स होती थी वो साल के एक पोर्शन में होती थी और एक नहीं होती थी। सो द फैक्ट कि आपने अगर अपना इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट करना है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता था। वेरी इंपॉर्टेंटली सर्विस भी आप दे रहे हैं और एज एन एंटरप्रेन्योर आप रन भी उसको कर रहे हैं, तो आप इतने सारे फ्रंट्स के ऊपर आप ऑपरेट नहीं कर सकते। आपको साथ लोग चाहिए, और लोग भी आसानी से मिलते नहीं है। और फिर लैक ऑफ ट्रस्ट भी आता है बीच में। लैक ऑफ ट्रस्ट बहुत ज्यादा आता है, बड़ा फैक्टर है। लैक ऑफ ट्रस्ट के अलावा आपका विजन हर बंदा शेयर नहीं करता। आपका विजन होता है कि नाम से कि आपके दिमाग में एक पिक्चर है, वो क्या वो भी इमेजिन कर सकता है? नहीं कर सकता, और जब आपके और उसके विजन और गोल्स डाइवर्ज हो जाते हैं तो फिर डेफिनेटली वो स्ट्रक्चर जो है वो लंबे अरसे के लिए चल नहीं सकता। तो ये मेरे ख्याल से जैसा आप कह रहे हो ना शुरू में वेल प्लान्ड, ये चीजें मुझे नहीं पता थी। मुझे एडवांस पे ये पता होता ना कि यार आपके पास, क्योंकि बिजनेस आप इन गोल आपका प्राइमरी है ही पैसा बनाना, ठीक है। अगर आप पैसा नहीं बना सक रहे फिर तो फायदा नहीं है ना। बाकी चीजें तो बाद में आती हैं, आपकी एथिक्स आपके मॉरल्स बाद में आते हैं। मेन चीज आपका पैसा बनाना है। पैसे बनाने के लिए आपको जो है क्या नाम से कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो पूरे करना। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको फंड्स चाहिए उसके लिए, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल चाहिए। जब वो उसके अंदर आपके पास बहुत ज्यादा बैरियर्स हो ना, तो फिर आप कभी भी वो काम को उस लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ये चीज इस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में बहुत ज्यादा थी, जिससे मैंने सीखा है कि अगर यहाँ से आगे मुझे कुछ और करना हो तो मुझे पता है कि यार मैंने ये वाले एक्सपीरियंस को एज एन एनालॉजी यूज करके ये वाली गलतियों से मैंने सीखना कैसे। ठीक। तो इस सारे टाइम में कभी डिड यू फील एनी सेल्फ डाउट अबाउट योर डिसीजन कि यार गलती तो नहीं कर दी मैंने? या फॉर एग्जांपल कोई जब आपने अभी टीम बिल्डिंग का भी जिक्र किया, तो ऐसे कभी जब आप कहते हो कि वो विजन वो इमेजिन नहीं कर सकते, तो तब होता था यार किस चक्कर में फंस गया हूँ यार मैं? होता तो था। पता है क्या, आपको ना वही बात है, जब आप छोटे होते आपको रेड फ्लैग्स जज करना उस तरह नहीं होते। रेड फ्लैग्स आ रहे होते हैं लेकिन आप नहीं जज कर सके होते हैं। आप ये कह रहे होते हैं यार काम चल रहा है तो चलता जाए। एक दूसरा आप ये देख रहे होते हो कि यार अगर आपके मतलब नेचुरली स्पीकिंग आपके पास जो किसी भी बिजनेस में जितने बिजनेस पार्टनर्स हैं उन सबको वर्कलोड डिवाइड करना आना चाहिए। हमेशा ना पाकिस्तान में खास तौर पर ये चीज़ आप एक्सपीरियंस से सीखते हो कि कारोबार में गड़बड़ जब होती है जब आपके पास पैसा आना शुरू होता है। गड़बड़ उस वक्त नहीं होती जब हालात मुश्किल होते हैं, नुकसान होता है। नुकसान के वक्त में पार्टनर्स करीब आ जाते हैं, नुकसान को ओवरकम करते हैं। जब पैसा आना शुरू होता है तो अगला बंदा कहता है यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, मुझे इतना क्यों नहीं मिल रहा, ये इतना कर रहा है सो इतना क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है। वहां से जो है क्या नाम से गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। ये चीजें इनिशियली वो जो रेड फ्लैग्स को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए ना, वो एक्सपीरियंस के बगैर वो ठोकर खाने से पहले नहीं आता है इंसान को। तो हाँ जो आप बात कर रहे हो उसको मैं सेकंड करूंगा, सारी चीजें थी। जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे आपका इन योर वर्क प्लेस और इस सारे रिलेशन में, तो उसको हाउ डिड यू डील विद दैट? उस सर्टेन सिचुएशन को जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे नहीं डील कर सके। मैं बताता हूँ उसके पीछे वजह क्या है। वजह ये थी कि किसी भी, और ये for anyone who's going to listen to this, for anyone who's going to watch this, and for anyone who aspires to be an entrepreneur, ठीक है, आपके पास जब भी आपने बिजनेस करना है, आपकी कंपनी, आपकी फर्म, जो भी नाम देते हैं आप उसको, जो भी आपकी लीगल एंटिटी होती है, वो पार्टनरशिप है, कंपनी है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड, व्हाटसोएवर, उसमें एक सेड स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके अंदर लिखत होनी चाहिए कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरे और आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये मेरे और आपकी लिमिटेशंस हैं, ये मेरे और आपकी पावर्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट होना चाहिए, दो बंदों को बैठ के एक विटनेस बिठा के लॉयर की प्रेजेंस में उसको साइन होने चाहिए। इवन इसके बावजूद भी काम खराब हो जाता है, लेकिन ये एक प्राइमरी एलिमेंट है। लेकिन वही बात कर रहा हूँ कि अगर आप टीचिंग भी कर रहे हो, आपने के फाइनेंसेस भी मैनेज करना है, मार्केटिंग भी देखनी है, एम्प्लॉय सैलरीज भी देखनी है, एडमिन भी देखना है, सफाई भी देखनी है, तो ये चीजें फिर वो ये सेकेंडरी चीजें जो है ना, चूंकि वाजिबात नहीं होते, ये फिर आपके इग्नोर हो जाते हैं। लेकिन वो छोटे छोटे होल
होते हैं कभी तो डुबो यू देते मीन टू से कि ये जब भी आपको शुरू करने से पहले बस वो सारी चीज़ें क्लियर कर लो आपस में, यार ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी, और एट द एंड जो भी यस स्ट्रक्चर Organize होंगे या ऑर्गेनाइजेशनल process स्ट्रक्चर होंगे वो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइड स्ट्रक्चर होना चाहिए हाँ, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा सॉलिड किस्म का शुरू में शुरू में ही हो, क्लैरिटी आ जाए कि यार ये होएगा सब कुछ, वेदर इट इज़ अ प्रॉफिटेबल वेंचर और अ नॉन प्रॉफिटेबल, ये चीज़ें क्लियर आउट होनी चाहिए शुरू में, ताकि कल को पर्सनल रिलेशन ना खराब हो। ठीक 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 ठीक। अच्छा, वर देयर एनी मोमेंट्स ऑफ डिप्रेशन अलोंग द वे? क्या वो एक जो आजकल बड़ी पॉपुलर हो गई है, लोग आजकल इस पे बात करना भी इजी महसूस करते हैं कंपैरेटिव टू कुछ साल पहले, ये टाइम आया कभी आपकी ज़िंदगी पे? है कई कई बार आया डील किया यार किस तरह डील किया क्योंकि ये बड़ी पर्सनल चीज क्योंकि बड़ी पर्सनल चीज़ होती है, क्योंकि लोग रिलेट नहीं करते कि ना हमारी सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस है कि इसको रिकग्नाइज करें, ये असल एक प्रॉब्लम है जो आप सिर्फ एक अगर बीमारी, अगर आपका कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से जाके इलाज करा लेते, लेकिन यहाँ पे आप मेंटल डॉक्टर के पास भी जाने को तैयार नहीं होते कि मैं अपनी परेशानी किसको बताऊँ यार, उसको समझ ही नहीं आएगी, यार एक टैबू समझा जाता है। यार ऐसे डील किया कि इस चीज को समझने की कोशिश की कि यार डिप्रेशन तो हो रहा है, लेकिन आपकी रूटीन में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं जिनको अगर आप चेंज करो तो आप कुछ इंप्रूवमेंट ला सकते हो। तो मैंने चीज़ फील की यार इनिशियली मैं सारी सारी रात उठता था, रूटीन ठीक नहीं थी और दिन के लेट टाइम तक सोता रहता था मैं। तो मैंने पहली बात तो अपनी रूटीन ठीक की। सेकेंड मैंने क्या नाम इसका एक्सरसाइज की एक प्रॉपर रूटीन इंट्रोड्यूस की अपने लाइफ में। मैंने फील किया कि फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपने काम भी छोड़ना पड़े ना, आप छोड़ दो, काम कॉम्प्रोमाइज कर लो, फिजिकल एक्टिविटी ना कॉम्प्रोमाइज करो। सो अगर इफ एनीथिंग दैट हैज हेल्प्ड मी थ्रू माय मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स, दैट्स प्योरली बिन एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज, दूसरा इवेंचुअली जब घर वालों ने देखा कि मेहनत कर रहा, दिन रात एक कर रहा, तो मुझे घर वालों की तरफ से सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया। ऐसा नहीं, इनिशियली तो उन्होंने मुझे किया डिस्करेज, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि नहीं यार, लोगों को सुनने में आ रहा था कि हाँ वो काम कर रहा है, ठीक कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने बहुत इनर सर्कल में घर वालों के, जानने वालों के बच्चों के सारे आगे पीछे लोगों ने तारीफ की, तो घर वालों ने देखा कि यार नहीं कर रहा है वो काम से, तो एक घर वालों की सपोर्ट थी दैट यू शुड गेट मी थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। सेकंड आपके पास यही था कि भरोसा होना चाहिए, आपको बड़ा सॉलिड भरोसा होना चाहिए अल्लाह ताला पे कि जो होता है वो किसी मकसद के लिए होता है। ये नहीं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है किसी मकसद से होता है। वो मकसद टाइम बिंग नहीं समझ आता तो आपने उस चीज को सब्र से डील करना होता है। और सब्र का मतलब ये नहीं कि बंदा बस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, उसका मतलब ये कि यार आपने जितने मर्जी बुरे हालात, जितने मर्जी डिप्रेस्ड हैं, उठें, तैयार हुए, एक्सरसाइज करें, मोटिवेट करें अपने आप को, गेट योरसेल्फ बैक अप, स्माइल रखें और जाएं दुनिया में लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करें। तो वो जगह पे कांस्टेंट होती थी। वो जो एटीट्यूड था उनको हैंडल करने का, वो मैंने ओवर द टाइम सीखा कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अपना एटीट्यूड मैंने चेंज किया चीजों के लिए। सो दैट हेल्प मी अ लॉट, दैट हेल्प मी अ लॉट। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, नाउ दैट यू मेंशन्ड कि एक्सरसाइज को आप अपनी लाइफ में लेके आए और फिर पर्सनालिटी में अपनी थोड़ी बहुत स्लीप टाइमिंग्स को चेंज किया है, इन चीज़ों को, तो जब शुरू आपने जब ये सारा टीचिंग वगैरह शुरू किया तो आप यंग थे, तो आपको लोग ये भी एक कोई वजह तो नहीं थी एक्सरसाइज और ये अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए कि मुझे लोग सीरियसली भी लें? क्योंकि पहले जब मिलने आते होते हैं उनके पेरेंट्स वगैरह के बच्चा है यार, वन ऑफ द फैक्टर्स केयर एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा ना आपकी जब आपको थोड़ा मास गेन करते हैं आप, थोड़ा सा मेच्योर लोग आती है आपको। मेच्योर बंदे को लोग सीरियसली लेते हैं, इमेच्योर बंदे को लोगों ने क्या सीरियसली लेना है। आपको अपनी पर्सनालिटी में आपको ना एकदम जब जंप लगानी होती है तो फिर आपको सब कुछ चेंज करना होता है। आपको अपना बात करने का तरीका, अपने अल्फाज, अपना अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, सब में मेच्योरिटी लानी होती है। तो उसके लिए फिर हाँ, यस, योर लुक्स रियली मैटर, आपको अपने आप को ग्रूम करना होता है। क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना, क्योंकि आपका इंटरेक्शन इस तरह के लोगों के साथ, यंग इंडिविजुअल्स के साथ था, वो सीरियस ले ना आपको, और उनके पेरेंट्स भी सीरियस ले, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल आपको ठहराएंगे कल को कि यार जिसके पास भेज रहे हैं वो सीरियस ही मीन्स बिजनेस, कोई ऐसे मतलब हॉबी के तौर पे नहीं कर रहा। तो वो भी एक आपने कहा है कि ये भी एक उसका एक रीज़न था कि मैंने ये भी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, एट द एंड तो फ़ायदा आपका भी होता है कि आपकी पर्सनालिटी और बेहतर इवॉल्व करते हो, आप ज़्यादा
और बेहतर चीज़ों में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो फिर। अच्छा, तो when you started teaching, and was it your young age which encouraged your students to be more comfortable with you, और एक अच्छी एक फ्रेंडली सा आपका रिलेशनशिप उनके साथ बन जाता था कि जो कंपैरेटिवली योर कंपेटिटर्स या कोलीग्स के साथ वो नहीं होता था, वो एक स्ट्रिक्ट और वो एक वो टीचर वाला? जब मैंने मार्केट स्टडी की तो मैंने वो चीज़ें फिगर आउट की कि मेरे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स क्या है, मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, मैं अपने आप को डिफरेंट कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे अंडरस्टैंड हुआ था यार कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, द ओनली वे आप उसको सख्ती से तो नहीं, आपको डांट के नहीं ला सकते, आप उसको कन्विंस कर सकते हैं। कन्विंस आप प्यार से ही कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बच्चे के साथ इंटरैक्ट इस तरीके से करना है, सोशलाइज इस तरीके से करना है कि आपको बच्चा जो है ना, एक तो वो सीरियसली ले, इज्जत भी करे, लेकिन उसको समझ आए कि यार ये बंदा मेरे लिए है, ये बंदा मेरा ख्याल रखता है। तो ये बड़ी चीज होती है बच्चे के लिए, जब उनको पता चलता है नहीं, एक बंदा अनजान बंदा, हम जानते नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए बॉदर्ड है वो, तो वो एक अच्छा इंसान जो होता है उसको फिर रिस्पॉन्ड करता है अच्छे तरीके से। लेकिन वो एक बैलेंस था ना कि एक एहतराम और वो टीचर वाला भी रखने, लेकिन वो भी इतनी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट रखनी कि वो अप्रोच करके मुझे वो अपनी बात उस तरह कर सके जिस तरह वो अपने बड़े बहन भाई से मेरी यंग एज मैनूवर दिया, वो दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चे को इनसे 24-25 में तो आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल बन जाती है। 20 से 25 तक में आप बना रहे होते हैं, 18 से 25 तक आप बना रहे होते हैं, 25 से 30 में तो बस आप इंप्रूवमेंट्स करते हैं, 18 से 25 में बना रहे होते हैं। तो ये आपका परफेक्ट टाइम है कि आप किसी भी चीज को निकलें, एक्सपेरिमेंट करें, यू लूज यू विन, दैट्स अ सेपरेट सिनेरियो। लेकिन आपने एक्सपेरिमेंट से सीख लिया, पता चल गया यार मेरी लिस्ट में से ये मैं क्रॉस आउट कर दूंगा, ये नहीं करने मेरे लाइफ में दोबारा, और ये काम मैंने करना है। और जो आपको समझ आती है कि यार ये काम मुझे फायदा हो रहा है, फिर आप उनको रेप्लिकेट करते हैं, उसी प्रोसेस को बार बार करते हैं फिर आप। अच्छा, आपकी जो एकेडमी में मैंने देखा था कि आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा किया हुआ था कंपैरेटिव टू अदर अकेडमीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, और एक इन्वायरमेंट इस तरह की बनी हुई थी कि वो को क्लासेस भी हुए, लड़के लड़कियों की भी हुए, तो वो एक सेफ़ इन्वायरमेंट हो दोनों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी, उन बच्चे बच्चियों के लिए भी, कि जब जिस तरह वो स्कूल्स में तो नहीं होता था कि वो तो अलग अलग बॉयज़ ब्रांच अलग होती थी, गर्ल्स ब्रांच अलग होती थी, लेकिन आपने उसको कोशिश किया कि वहाँ पे मैं ये एकेडमी में ये ना हो कि भाई लड़कियों का टाइम अलग है, लड़कों का टाइम अलग है, और टेक्नोलॉजी वाली जो मैं बात कर रहा हूँ उसके पीछे ना ये चीज़ है, लड़के और लड़कियाँ मतलब आपस में अगर वो इंटरैक्ट करते हैं तो पहली बात है इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन बात सारी ये है कि आपने जो लड़के लड़कियां अगर आपने उनको इंगेज रखा हुआ है, बच्चों अगर आपने इंगेज रखा हुआ है, तो वो बच्चा आपस में इंटरैक्ट क्यों करेगा जब उसको पता है मेरा प्राइमरी काम पढ़ाई करना है और जिस मकसद के लिए आ रहा है मैंने वो पूरा करना है। तो मेरी कोशिश होती थी कि जो पूरा 45 मिनट्स उसमें सारा का सारा टाइम इतना वेल मैनेज हो कि मैं बच्चे को इतना टाइम ही ना दूं कि वो मुड़ के आप लड़के दूर की बात है, लड़कियां या लड़के भी आपस में ना बात करें। तो मैंने बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना है, उसके लिए मेरी एनर्जी बहुत लगती थी, आवाज बोलना, आपकी इकोनॉमिक्स का, आपकी फिजिकली आपका बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी लगती थी, लेकिन वो करना जरूरी था, वो करना बहुत जरूरी था। ठीक, क्योंकि मैं वैसे भी वही समझता हूँ कि हमारे स्कूल कल्चर में भी ये होना चाहिए कि बच्चियों को शुरू से ही इकट्ठे पढ़ाना चाहिए, ताकि वो तमीज़ और शर्म बच्चों के अंदर शुरू से आए कि भाई हमने वो जो बॉयज़ ब्रांच में, जब बॉयज़ स्कूल में पढ़े होते हैं ना, वो उनके अंदर वो फिल्टर उठ चुका होता है, हर वक्त वो जो मर्जी दिल में आए बोलते हैं करते हैं। जब लड़की होती है ना, शुरू से आपके साथ पढ़ी होती है, आपको पता है यार ये वाली बातें मैं अभी नहीं कर सकता, ये वाली इस तरह की हरकत मैं अभी नहीं कर सकता, तो आप ओवरऑल वो आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही होती है साथ साथ। लेकिन ये हमारे यहाँ लोगों ने उसको अजीब ही लोग जो है ना, जहाँ हमारी सोसाइटी की गलत चीजें हैं वहाँ पे अच्छी चीजें नहीं है। बच्चे बड़े अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, लोगों को इज्जत करनी आती होती है, बहुत कम आपको मिलता है बंदा जो बदतमीज होता है उसको इज्जत नहीं करनी आती होती, लेकिन 98% केसेस को करनी आती होती है। 98% केसेस के घरों में बहनें हैं, 98% केसेस के घरों में भाई हैं, उनको पता है मैंने अच्छा इंटरेक्ट कैसे करना। जब आप बहुत लड़के इकट्ठा कर देते हैं, so much males, so much masculinity in one class, उसने फिर लड़ाइयाँ झगड़े, उसने फिर तमाशे, उसने वो करना है, ये मर्द ही नेचर में। लेकिन अल्लाह ताला ने तभी तो मर्द और औरत इसलिए एक दूसरे के लिए पैदा किया कि ये एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं। लड़का अपनी इज्जत रखेगा, लड़की अपनी इज्जत रखेगी, ये अपनी औकात में रहेंगे, बिल्कुल अपनी औकात में रहते हैं। इनको होता है कि यार हम ऐसी हरकत ना करें कि हमें
उनके सामने जलील होना पड़ जाए। हाँ, बच्चे की ईगो बड़ी फ्रेजाइल होती है, वो उसका ख्याल रखता है, फिर वो हाँ, टीचर के फेवर में जाती है। हाँ, सही। हाँ सही बात है, सही बात है। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था। मदरसा तो है, दुपट्टे करा के और वो करा के मैं तलावतें शुरू कराऊं, वो चीज तो है नहीं। नहीं, क्योंकि नहीं, क्योंकि एट द एंड उन्होंने इंटरेक्ट करना ही है ना सोसाइटी में आके। At the end, there is no university in Pakistan or abroad जो लड़के लड़कियों को सेपरेट करा है आपस में। हाँ, वो फिर भी एक क्लास में बैठते हैं यार। तो शुरू से कराए हैं ताकि उनको बेहतर वो, क्योंकि जब वो यूनिवर्सिटी में आके पहली बार देखेंगे ना एक दूसरे को, अजीब सा उनका रिएक्शन होते हैं। आजकल जो दूसरी चीज भी चली है बहुत ज्यादा, women rights और क्या नाम इसका women empowerment, औरत मार्च, #MeToo, ये रोले हैं ही इस दुनिया में क्योंकि आपने इतना ज्यादा टैबू किया हुआ है इस चीज को। आप उस चीज को टैबू करने के बजाय उसको आप कॉमन बात नॉर्मलाइज करें यार। उसकी वजह से फिर क्या होगा क्या नाम से कि जो ये लड़के गलत हरकतें करते हैं, लड़कियों के साथ जाती होती है, वो खत्म हो गया आपके पास। जब इन दोनों का आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, लड़के को समझ आएगी कि यार एक नॉर्मल चीज है, दोस्ती करते हैं लड़कियों के साथ, बातचीत करते हैं, हमें पता होना चाहिए कंसेंट क्या है, हमने किस तरीके से लेके चलना है, और घर वाले सख्ती ना करें, उनको समझ आए कि यार हमारा बच्चा, हमारा बेटा इस लड़की से प्यार करता है, तो यार उसका निकाह कराएं, खत्म करें कहानी को। जब आप टैबू बनाते हैं ना, तो वहां से फिर आपके मसले भी बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं। जैसे ही आप किसी चीज को रोकते हो ना, तो फिर वो कहता है अब तो मैं करूंगा, वो वाली फील करेगा, यस, स्ट्रांग होता है। ही विल और स्ट्रांग होता है। जब आप कोई वायलेशन या कोई रिस्ट्रिक्शन डालते तो फिर कहता है मैं करके देखता हूँ क्या होता है। जब आपने ओपन छोड़ा हुआ है, फिर तो जिन्होंने करना है वो तो उस वक्त भी करेंगे, इस वक्त भी करेंगे, लेकिन वो लिमिट कम हो जाएगी ना इससे, जब उनको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा कि हाँ यार ये भी एक हमारे जैसे इंसान है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मुझे इनके साथ भी तमीज़ से बात करनी है, मुझे अपने सेम सेक्स के साथ भी इसी तरह तमीज़ से बात करनी है। तो वो एक अच्छी चीज़ हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से, और मेरे ख्याल से हो भी रही है। ओवर द ईयर्स सोसाइटी ने भी थोड़ा बहुत इवॉल्व किया और अवेयरनेस आ रही है इंटरनेट की वजह से, ओवरऑल कम्युनिकेशन की वजह से। अच्छा, अब what is your take on the education system now, as you are a key player in this, and what type of influence have you had on your students? यार मेरा तो सिंपल को पढ़ने का तरीका सिखाता हूँ। मेरा मकसद है कि बच्चे को सिखाया जाए कि पढ़ाई करनी कैसे है, आपने नॉलेज को इंटरप्रेट कैसे करना है, ब्रेक डाउन कैसे करना है, जो मर्जी सब्जेक्ट है। तरीका पढ़ने का एक तरह का होता है, 19-20 के फर्क होते हैं, लेकिन तरीका एक होता है। मैथ्स में याद करना कम है, प्रैक्टिस करना ज्यादा, बायोलॉजी में ज्यादा डायग्राम ज्यादा है, केमिस्ट्री में डायग्राम्स बिल्कुल नहीं है, केमिस्ट्री में फॉर्मूला ज्यादा है। ये 19-20 के डिफरेंस, नीड हर सब्जेक्ट की डिफरेंट है, लेकिन आपके पास तरीका, अप्रोच एक है। मेरा मेन चीज होती है बच्चे को मैं सिखाऊं कि अप्रोच क्या है, सब्जेक्ट को हैंडल कैसे करना है, प्रेशर में कैसे पढ़ाई करनी है, मोमेंटम कैसे बनाना है, उसके जो इन्स एंड आउट्स है ना, वो मैं बच्चे को सिखाता हूँ। अपने आप को मैनेज, अपने आप को प्रिपेयर, अपने आप को चैलेंज, अपने आप को टेस्ट कैसे करना है। तो ये मेरा तरीका है। अब जहाँ तक बात है एजुकेशन सिस्टम की, तो मैं तो फिर अब जिस तरफ, अब जहाँ पे जो लाइफ को मैं लेके जाना चाह रहा हूँ, वो यही है कि मैं इंस्टेड ऑफ टीचिंग बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ठीक है, एंड जस्ट बीइंग अ टीचर ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, में सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे पास अगर बच्चा आता है 10वीं में या 11वीं में, और अगर वो एक सवाल में उसकी अंग्रेजी, उसके स्पेलिंग मिस्टेक से ठीक नहीं है, वो बेनज़ीर के साथ ही लगाता है, अयूब खान के साथ शी लगाता है, उसको पास्ट टेंस की कोई समझ नहीं, तो उसका मतलब ये कि छठी, पांचवी, चौथी में गड़बड़ है। तो ओवर द टाइम इन एक्सपीरियंस से मुझे समझ आया बेसिक्स में कहाँ गड़बड़ है। और चलो हमारी सोसाइटी ने ओ लेवल्स, ए लेवल्स को एक्सेप्ट ही कर लिया इतना ज्यादा, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए व्हाट काइंड ऑफ अ सिलेबस, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपोजर, व्हाट काइंड ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, क्या आप ट्रेडिशनल मेडिकल इंजीनियरिंग से बाहर निकलो, व्हाट अबाउट स्कॉलरशिप्स, व्हाट अबाउट आपके पास यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड, वो सारी चीज को राइट फ्रॉम किंडरगार्टन कैसे लिंक किया जाए। अब जो मेरा काम है ना, वो इस चीज के ऊपर होगा कि दोबारा से रीथिंक किया जाए एजुकेशन सिस्टम को। ठीक है। अच्छा, coming to the end of this podcast, what advice will you give
to a young individual who wants to take a risk, be that anything, teaching नहीं, कुछ भी, वो एक रिस्क है यार, उसकी इंक्लिनेशन एक तरफ है, कोई उसका पैशन है, या उसको आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं उन्होंने करना क्या। ये बहुत बड़ी रियलिटी है हमारे सोसाइटी में, जो एक टाइम पे मेरे साथ भी थी, और मैं उसको बहुत उस वक्त होता था यार क्यों नहीं मुझे पता मैंने क्या करना। आपकी कॉलिंग जो होती है ना इसके अंदर किसी भी टाइम पे आ सकती है। हाँ, पहली बात तो ये इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। यू कैन start at 32, you can start at 35, you can start at 28, 22, 18, it does not matter. आपको start लेना, पहली बात। दूसरी बात, first thing is you have to take a start, you have to take an action. Action speaks louder. True. दूसरी बात, अल्लाह की ज़ात के बाद अपने पे भरोसा रखें, किसी और के पर भरोसा ना करें। मुझे अगर ज़िंदगी में नुकसान हुआ है तो वो मुझे भरोसे की वजह से नुकसान हुआ। तो आपका भरोसे एक चीज़ ही ऐसी होती है, मेरा कज़न एक बड़ी अच्छी बात करता है, वो कहता है कि यार आपको धोखा, आपको जो ये धोखा है ना, ये देता ही सिर्फ वो है जो आपका अपना होता है, ठीक है, क्योंकि गैर अनजाना तो आपको दे नहीं सकता। आप भरोसा जब करते हैं ना तो आप अपनी वीकनेसेस अगले बंदे के हाथ में दे के साइन कर देते हैं उस पर कि यार ये आपको मैंने मौका दे दिया है, डाउन द लाइन किसी भी टाइम पे मुझे नुकसान दे देना। एक तो अपनी अल्लाह की ज़ात के बाद अपने ऊपर जितना भरोसा करना है करें, बिकॉज इन द एंड आपने ही ये सेटअप बनाना है, आपने ही ये सेटअप चलाना है, आपने ही ये बिजनेस लेके चलना है, आप सब कुछ है, ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि नेवर गिव अप, कीप ट्राइंग, ठीक है। इफ यू फॉल बैक 7 times, गेट बैक अप 8, इट डज नॉट मैटर, डू नॉट स्टे ऑन द ग्राउंड, कोई मसला नहीं होता। इंसान, वो कहते हैं ना कि कामयाब बंदा वो है जिसने हार नहीं मानी और उसने एक और दफा बस कोशिश की है। सो हाउ यू डील विद योर एडवर्सिटी डिटरमिन्स योर सक्सेस। सो आपने ना अपनी एडवर्सिटी, मुश्किल से नहीं घबराना, आपने मुश्किलात का फेस करना है, जो मर्जी हो जाए। हाँ, क्योंकि वही होता है ना कि वो जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वही लेना सबसे मुश्किल होता है। कि आप कहते हो यार वो मेरे जानने वाले क्या कहेंगे, दोस्त रिश्तेदार क्या कहेंगे, या मैं नहीं कर सका तो फिर मुझे क्या कहेंगे। तो वो बंदा कहता है यार मैं कल करूँगा, या नहीं करूँगा, या कल करूँगा। तो अगर आपने एक बार वो स्टेप ले लिया, और एंड मेक श्योर कि एवरीवन नोज यू हैव टेकन दैट स्टेप, क्योंकि वो फिर वो एक खाता खुल जाएगा। अब आपको अपनी इज्जत बचाने के लिए वो करना ही पड़ेगा कि अब मैंने कर लिए, नाउ एवरीवन नोज, now I have to actually take it seriously and be consistent and carry on doing this, ताकि ये चीज़ अब मैं सारी दुनिया को बता तो दिया मैंने, अब मैं चाहता हूँ कि दे थिंक कि मैं सीरियस हूँ इसके बारे में, मैंने मजाक नहीं किया ये। Exactly. तो आपने स्टेक्स अपने लगा दिए ना उसके अंदर, अब आपने अपनी इज्जत के लिए वो करना ही करना है। देन यू विल मेक श्योर कि वो सक्सेसफुल होए। अब वो टाइम कितना लगेगा वो तो अल्लाह के ऊपर है कि आपकी कब आपका उसको मंजूर है कि वो कब सक्सेसफुल हो। लेकिन आपने अपने स्टेक्स जब तक नहीं डालोगे, और अगर आप कहोगे बस मैं चुप कर लूँ किसी को पता ना चले, फिर तो आप यू नॉट पुटिंग इन द एफर्ट एंड यू नॉट पुटिंग इन द स्टेक्स विच आर नीडेड टू मेक इट सक्सेसफुल। मैं ये समझता हूँ। बहरहाल इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू सर। काफ़ी टाइम हो गया हमारी बात करने का, लेकिन इट वाज अ प्लेजर। And I was also one of your critiques at one time, but now the reason I called you and asked you to do a podcast with me, because I felt the need कि you are an inspiration, और मैं आपका एक क्रिटिक से अब आपका वो हो गया हूँ कि यार ये इस बंदे ने किया है, बहुत अच्छा किया, रिस्क लिया, अच्छा किया, इसको ये चाहता था, that is more important what he wanted, किया, बहुत अच्छा किया, and I will like to admit that. और It's an honor. Thank you so much.